हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से जय मिश्रा का अभिवादन है। आज हम सब मिल रहे हैं अपने तीसरे वीडियो में। और बहुत से जो वेल विशर्स हैं, मुझे उनकी कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम बहुत अच्छे से आप पढ़ा रही हैं, आप इसी तरह पढ़ाते जाइए, हम लोगों को लाभ हो रहा है। और देखिए, कल मैंने आपको जो क्योंकि टॉपिक पे आ जाते हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाते हैं, बात बहुत रहती है, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए टॉपिक पे आना बहुत ज़रूरी रहता है। और एक चीज़ आप सबसे शेयर कर दूं मैं कि डेट आ गई है नेट के रिटन एग्ज़ाम की। मे बी 1 दिसंबर है वो। जिन्हें पता है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है तो वो जान लीजिए। डेटें आ गई हैं, 1 दिसंबर को म्यूज़िक का नेट का एग्ज़ाम होना है। टाइम बहुत कम बचा है, आप सब जैसा कि जान रहे हैं। कम टाइम में कोई भी टीचर आपको घोल कर नहीं पिला सकता है। कम टाइम में आपको स्ट्रेटजी बताई जा सकती है कि किस स्ट्रेटजी से आप पढ़ें और किस स्ट्रेटजी से आप नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करें। क्योंकि क्रैक करना अलग है और कोशिश करना अलग, दो चीज़ें बहुत अलग डिफर चीज़ें हैं, है ना। और जिनकी तैयारी बखूबी बहुत अच्छी है पहले से, तो प्रभु की कृपा हुई तो वो क्रैक कर लेंगे। और नहीं तो जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी नए फॉर्म्स भरे हैं, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें एक अच्छी सीख मिलेगी कि एग्ज़ाम कैसे आता है, पेपर कैसे होता है। और मैं कोशिश करूँगी कि फ़र्स्ट पेपर की भी मैं एक सेशन चलाऊँ, मैं आपको फ़र्स्ट पेपर के विषय में भी नॉलेज दूँ। क्योंकि मैंने जब अपनी तैयारी की थी तो मैंने फ़र्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड किसी भी पेपर की प्रिपरेशन किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से नहीं करी थी। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, घर पर रह कर मैंने पढ़ाई करी थी। तो मेरे पास उसका भी रखा हुआ है मटेरियल। मैं आपको उसके विषय में भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़िएगा और कैसे आप पढ़िएगा। और स्पेशल के लिए मैं हमारे जो पांडे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं आपको एक वीडियो उनका भी मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगी। और तो चलिए देर नहीं करते हैं। मेरे पास कॉल्स आई थी कि मैम आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारा एनसीईआरटी का जो पार्ट है, हमारा जो ऐतिहासिक संगीत का जो पार्ट है, ये बहुत टफ है और प्लीज़ इसके बारे में भी हमें आज पढ़ाइए। तो चलिए कोई नहीं, आज हम उन बच्चों की जो बात है उसी को रख रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा आज ही पढ़ा रही हूँ। मेरे पास जो भी डिटेल है ना। और क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संगीत जो है वो थोड़ा सा टफ है, वो पढ़ने के लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल को पूरी एकदम स्टडी ब्रीफ करनी पड़ेगी और वहीं से क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, नेट है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो हलवा चीज़ नहीं देगा, सरल चीज़ नहीं देगा। वो ऐसी चीज़ें निकालता है जो आपने कभी ना सुनी हो, आपने कभी उनके वर्ड भी नहीं सुने होंगे, ऐसी चीज़ें निकालता है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। आज मैं पॉइंट ले रही हूँ, वो पॉइंट हमारा है, आप अपने सिलेबस को सामने लगा लीजिए। और मैं फिर बार बार आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, जो बच्चे हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सिलेबस के एक एक पॉइंट को ब्रीफली पढ़ डालिए, ब्रीफली पढ़ डालिए। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, जो बोलते हैं सिलेबस से बाहर का है, बिल्कुल नहीं जी, सिलेबस के अंदर ही सब कुछ आता है। अगर आपका सौंदर्य शास्त्र है, वाद्य नृत्य है, लोक संगीत है, जो भी पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने, घराने हैं, प्रयोगात्मक शास्त्र है, पारिभाषिक शब्दावली है, तो सब कुछ सिलेबस के अंदर आता है। कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, चाहे आयोग हो या हमारा ये एनटीए का पूरा हो, ये सभी कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, किस टॉपिक्स को ज़्यादा पिक करते हैं, ये कोशिश करूँगी मैं बताने की। 1 महीना है, टाइम बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी स्ट्रेटजी ही बताऊँगी आपको कि कैसे क्रैक कर सकते हैं। मेरा जो बड़े वीडियोज़ मेरे जो मैं डालूँगी, तो वो उन एस्पिरेंट्स के लिए होगा जो आगे के 6 महीने की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, बाकी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें भी हाल ही में एग्ज़ाम देना है, 1 दिसंबर की डेट लॉन्च कर दी गई है, वो लोग इस स्ट्रेटजी को समझें और जो पॉइंट्स फिलहाल मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से कार्य करें और सिलेबस पर पूरा फोकस जमा दीजिए और पढ़ाई को बढ़ा दीजिए, 6 से 8 घंटे कर दीजिए। क्योंकि अगर नेट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए एज यू कैन। तो चलिए, कल हमने नाद और स्वर पे बात किया था। श्रुति, ग्राम मूर्छना, जाति राग, ताल तान गमक, ये भी रह गए हैं। और यही एक वो पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन पुटअप करता है बहुत ज़्यादा।
ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन लेता है, वो भी मैं आपको बताती हुई चलूँगी कि इन चीज़ों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप करता है। बाकी तो पूरा सिलेबस ही है, सभी जगह से थोड़े बहुत आ जाते हैं। अभी रविंद्र संगीत है, एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें, ठीक है। और आपका प्रबंध हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं, आपका ठुमरी टप्पा तराना, इन सब से एक एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो बहुत ही रेयरली होता है कि उससे कोई भी क्वेश्चन नेट के उसमें लेवल पे है। नेट के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं द स्टैंडर्ड लेवल। तो चलिए, मुझे आज कॉल आया था बच्चों का कि मैम एक बार हमारा जो .6 है, यानी कि जो संगीत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में है, इस पर वीडियो बना दीजिए। आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। नोट पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए और फटाफट से नोट डाउन करिए, ठीक है। तो चलिए, भारतीय संगीत का इतिहास। देखिए कैसे संगीत की उत्पत्ति आप सबने पढ़ रखा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और धार्मिक दृष्टिकोण से मैं आपको जो जो पॉइंट्स अंडरलाइंड है मैं आपको नोट करा रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए, बोलते हैं कि शिव ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा आकाश की ओर से अपने 5 मुखों से 5 राग, शिव ने अपने 5 मुखों से 5 राग, कौन कौन? भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक तथा श्रीराग बनाए। नोट करिए, भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक तथा श्रीराग बनाए, ठीक है। पार्वती जी ने छठा राग बनाया जिसका नाम था कौशिक। नोट करिएगा, पार्वती जी ने छठा राग बनाया जिसका नाम था कौशिक। क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान शंकर ने अपने 5 मुखों से जिन रागों की उत्पत्ति करी, वो कौन कौन से ऑप्शंस दिए हो सकते हैं कि भैरव हिंडोल, मालकोस, इस तरह से अलग अलग दे देगा, लेकिन आपको वो 5 पहचानने हैं जो एक्चुअल में उनके 5 मुखों से उत्पन्न हुए थे। दैट इज भैरव हिंडोल, मेघ, दीपक तथा श्रीराग। और पार्वती जी ने छठा राग बनाया था जिसका नाम था कौशिक। अगले पॉइंट पर आइए कि फारसी कहानी के अनुसार, ये सब धार्मिक दृष्टिकोण चल रहा है अभी आपका, ठीक है, उसके अनुसार आप नोट कर लीजिएगा, धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार में। और फारसी कहानी के अनुसार हजरत मूसा पैगंबर को एक पत्थर मिला था जिसके 7 टुकड़े हो गए थे, आपने पढ़ा होगा एज यू नो। और 7 टुकड़ों से 7 जलधाराएं बहने लगी और अलग अलग जलधारा से 7 स्वरों का निर्माण हुआ, ठीक है। ये मूसा पैगंबर की कहानी है फारसी कहानी के अनुसार। अब पक्षियों से संगीत कैसे, हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपने अपने इसमें अपने अपने विचार रखे हैं। सुनिए, पक्षियों से संगीत की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि पंडित दामोदर जी संगीत की उत्पत्ति पक्षियों से मानते हैं। आप नोट करिए, पंडित दामोदर संगीत की उत्पत्ति पक्षियों से मानते हैं। वो मोर से सा, चातक से रे, बकरे से गा, कौवे से माँ, कोयल से पा, मेढक से धा और हाथी से नी स्वरों की उत्पत्ति बताई गई है, ठीक है। नोट करते चलिए, मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ इसको और ब्रीफली बता रही हूँ कि मोर से षडज, चातक से ऋषभ, बकरे से गांधार, कौवे से मध्यम, कोयल से पंचम, मेढक से धैवत और हाथी से निषाद स्वरों की उत्पत्ति बताई है, ठीक है, ये बताई गई। और इनको आप नोट कर लीजिए क्योंकि पूछ लेता है कि किस पक्षी के द्वारा गांधार स्वर की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, आ जाते हैं एक आधे क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी देखे हुए हैं क्योंकि आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कहीं एक आध डाल देता है। तो सिर्फ आपको ये बहुत दिमाग से पढ़ लेना है और इसको अच्छे से बैठा के भूल जाना है। अब अन्य दृष्टिकोण सुनिए। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान मनोवैज्ञानिक आधार पर हुई है। जिस प्रकार एक शिशु हंसना रोना अपने आप सीख लेता है, उसी प्रकार संगीत का विकास भी मानव में मनोवैज्ञानिक आधार पर ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद जेम्स लैंग जी ने भी अपना विचार रखा है कि पहले मानव ने बोलना चलना सीखा, फिर धीरे धीरे क्रियाशील होने पर उसके अंदर संगीत स्वतः ही उत्पन्न हो गया। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेम्स लैंग के अनुसार, या तो आपसे उल्टा करके पूछ लेगा कि पहले मानव ने बोलना चलना सीखा और फिर धीरे धीरे क्रियाशील होने पर उसके अंदर संगीत स्वतः उत्पन्न हो गया। ये किसके विचार थे? आपसे बोल देगा कि फ्रायड के विचार थे, जेम्स लैंग के विचार थे, कि किसके विचार थे, ठीक है। तो उसमें से आपको पहचान होगा कि ये जेम्स लैंग के विचार थे, ठीक है। अब आइए देखिए, कहते हैं कि कुछ विद्वान संगीत की उत्पत्ति ओम से मानते हैं। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ उ मा, ठीक है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ उ मा। ये 3 अक्षर निकलते हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षण तथा शक्ति के सूचक हैं और इनमें तीन गुण भी समाहित है। इसी कारण प्रणव को ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किया जा सकता है। वेदों में भी वर्णन किया गया है कि ओम से ही स्वरों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनका डिटेल वाइज एक क्रम है, आ उ मा।
ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। मानव को संगीत का ज्ञान अन्य सभी कलाओं से पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। संगीत एक ललित कला की श्रेणी में आता है और मानव को सबसे पहले संगीत का ज्ञान होता है। चलिए आइए प्राचीन भारत में संगीत का क्या है उसे देख लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष प्राचीन स्वीकार की जाती है। और इनमें आपके कौन कौन से आते हैं? पूरा पाषाण काल आते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन, इससे नोट कर लीजिएगा इसे कि आपका जो आरंभिक मानव के इतिहास को हम जो बांट रहे हैं, 3 खंडों में बांट रहे हैं, वो है हमारा पूरा पाषाण काल और हमारा मध्य पाषाण काल और हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, इस वे से आप समझ सकते हैं। तो रुकिए मैं आपको इसका पूरा डिटेल एक बार बता ही देती हूँ। आप पहले ये नोट करें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा कि 3 खंडों में विभक्त है। तो अब चलिए, कहते हैं कि भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप है। ठीक है, आप एक बार में नोट करते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए। और मानव ने शिकारी और कृषक संप्रदाय, जब उसने शुरुआत में जब प्रारंभ किया तो शिकारी और कृषक संप्रदाय में रहता था। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था। ठीक है, अगला है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खनन कार्य से हड्डी, सब बंसी, वीणा, चमड़े, वाद्य यंत्र प्राप्त हुए। नृत्यशील नारी और नर्तक प्रमाणित करते कि सिंधु घाटी के सुप्राचीन युग में संगीत बहुत प्रचलित था। अगले पॉइंट पे ये प्रागैतिहासिक काल में संगीत जन्म, मृत्यु, विवाह, युद्ध, रोग, पूजा आदि विभागों में विभक्त था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में के काल में संगीत में 4 स्वर प्रयुक्त होते थे। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में संगीत में 4 स्वर प्रयुक्त होते थे। ठीक है, इस काल में हड्डी और लकड़ी से बनी बंसी और चमड़े के बने वाद्य यंत्र अधिक प्रचलन में थे। अब आगे आइए, आदिम काल में सम्मोहक गीत होते थे जिन्हें गाते समय ताली देते हुए लोग झूमते थे। आदिम युग का वह ताल बजाना संभवतः ताल का प्रथम पदक्षेप है। ताल का प्रथम पदक्षेप है। उस समय क्या था कि लोग ताली बजाकर समूहों में गाते बजाते थे, तो वो ताल का प्रथम पदक्षेप कहा जाएगा, प्रथम पदक्षेप कहा जाएगा, सॉरी। चलिए आइए अगला में आप आइए। तो हाँ, धनुर्यंत्र से ही परवर्ती काल में बेला वाद्य विकसित हुआ था। धनुर्यंत्र से ही, समझ रहे ना, जिसको बोलते हैं कि धनुर्यंत्र, कुछ धनुष आकार के ये लोग यंत्र बनाते थे लकड़ी के, और उसमें जो आज का हमारा वायलिन है, आप लोगों ने देखा होगा वायलिन गजबों की सहायता से उसको बजाते हैं। तो परवर्ती काल में बेला वाद्य विकसित हुआ था, तो वो धनुर्यंत्र से हुआ था। नोट कर लीजिएगा, धनुर्यंत्र से हुआ था, आ सकता है क्वेश्चन। और भारत की आदिम जाति को नेग्रिटो जाति कहा जाता था। नेग्रिटो जाति थी वो भारत की आदिम जाति कही जाती थी। तो पहला आप नोट करिए, सबसे इम्पोर्टेंट वैदिक काल। वैदिक काल आपको बता रही हूँ, वीडियो लेंदी हो रहा है, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से बता दी जाऊँ। वैदिक काल ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र हैं जो सविता यानी सूर्य को समर्पित हैं। और वेद शब्द विद धातु से बना जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, और अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। नोट कर लीजिएगा, वैदिक काल में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और आपका वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। मौखिक रूप से गुरु द्वारा शिष्यों को कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसमें हमारा जो संगीत का वेद है वो है सामवेद, आप सब जानते हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद में आ जाइए। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हमारा है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का एक संग्रह है। इसमें 10 मंडल यानी अध्याय हैं। मंडल को अध्याय बोलते हैं। इसमें 10 मंडल यानी अध्याय हैं। 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम कहे जाते हैं तथा प्रथम एवं दशम मंडल को इसमें बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में कुल 1028 श्लोक हैं, 1028। नोट करिएगा, इसमें कुल 1028 1028 श्लोक तथा 10,462 मंत्रों का वर्णन है। 10,462 मंत्रों का वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद की शैली जो है वो पद्यात्मक है। क्या है? पद्यात्मक है।
आगे आइए कि ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में वर्णित है। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये मैंने हाईलाइट किए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं संगीत की दृष्टि से, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में वर्णित है, जो कि सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को समर्पित है। अब आ जाइए, इसके बाद इसके पुरोहित को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता था और इसका उपवेद आयुर्वेद है। ये नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत जगह मिलेगी नहीं चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के रचनाकार प्रजापति हैं। आयुर्वेद के रचनाकार प्रजापति हैं। ठीक है, और वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के जो भी वेद हैं उनकी व्याख्या करके बता रही हूँ। फिलहाल इसको मैं यहीं पे अभी समाप्त कर रही हूँ, और आप इतना नोट करिए, इसे पढ़िए और मिलिए नेक्स्ट वीडियो में मुझसे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।